तो आज का टॉपिक हम लोगों का है स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को मोल कॉन्सेप्ट का अगर हमारा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब हो जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उस पर अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम लोगों को अब पढ़ना है। लेट अस कंसीडर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसमें हमारा रिएक्टेंट पार्ट है ए और बी, सी डी ई जो भी हो, जितना भी हो, तरीका वही रहेगा, वो हमको बदलना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर दो ले रहे हैं, ए और बी। रिएक्शन किया और दे रहा है प्रोडक्ट सी एंड डी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूज किया कुछ नंबर्स जो कि यहाँ 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 और यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ए को बैलेंस करने के लिए हम लोग कोई नंबर लगाएं स्मॉल ए। बी को बैलेंस करने के लिए हमको नंबर जो लगाना पड़ा उसको बोले हम स्मॉल बी। सी को बैलेंस करने के लिए हम लोग स्मॉल सी, और डी को बैलेंस करने के लिए स्मॉल डी लगाएं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में जो लगाए गए हैं नंबर्स वो किसी तरह के इंटीग्रल वैल्यूज हैं एंड उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए एंड बी ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। सी एंड डी ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंसिंग फैक्टर हैं, यानी इनका यूज किया गया और इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। ठीक है, लॉज फॉलोड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस। कौन कौन से लॉज को हम लोग फॉलो करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन पे और किसको फॉलो नहीं करेंगे, बस इतना समझ लेंगे तो हमारे जो है जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है ए बी, रिएक्शन किया सी डी, मतलब हमारे ए बी सी डी से नहीं है, मतलब हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से है। इसका हमको क्या यूज करना है, क्या समझना है, इसका मीनिंग इस पर है कि हम लोग का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारा है वो कब हम डायरेक्टली यूज करेंगे एंड कब यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आते हैं, मास, वॉल्यूम, मोल, मॉलिक्यूल, ये चार टर्म। कि अगर हमारे पास मास का केस रहेगा तो हमको कैसे फॉलो करना है, वॉल्यूम का केस रहेगा तो कैसे फॉलो करना है, मोल्स का रहेगा तो कैसे फॉलो करना है, और मॉलिक्यूल्स का रहेगा तब कैसे फॉलो करना है। इसमें हमारा सबसे पहला जो लॉ है वो है
गे-लुसेक्स लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग GLL लिखेंगे। गे-लुसेक्स लॉ हमारा वॉल्यूम बेस्ड लॉ है, जो ये कहता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं इन देयर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वो वॉल्यूम के टर्म्स में जो है रिएक्ट करते हैं एंड वॉल्यूम के टर्म्स में वो जो है प्रोडक्ट भी देते हैं, गैसियस प्रोडक्ट, ओनली फॉर गैसियस प्रोडक्ट। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए पढ़ा है। अगर 22.4 लीटर हमारा होता है तो जो गैस है सिर्फ उसके लिए होता है, अगर हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, तो वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा गे-लुसेक्स लॉ से ही ये बात आया कि हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करना है अगर, तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इफ A, B, C एंड D चारों गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट हैं, देन गे-लुसेक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका A वॉल्यूम A का will reacts with B volume to give C volume of C and D volume of D। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में हम डायरेक्टली ये कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। व्हाट वॉल्यूम रिप्रेजेंट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम वर्ड है वो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, मतलब ये लीटर हो सकता है, CM3 हो सकता है, ml हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब A liter of A will reacts with B liter of B to give C liter of C and D liter of D। अगर इसमें कोई भी ऐसा A, B, C, D कैपिटल वाले का बात कर रहे हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, कोई भी ऐसा है जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, वहां पर ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? हमारा अगर मान लेते हैं ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, पर ये मेरा लिक्विड है, तो हमारा सिर्फ रूल कहां पर आएगा? A लीटर A का पार्टिसिपेट करेगा, B का B लीटर पार्टिसिपेट करेगा, तो C का C लीटर बनेगा। ये कितना वॉल्यूम बनेगा वो हम नहीं बता सकते। गे-लुसेक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको ये नहीं लिख सकते। तो गे-लुसेक्स लॉ कहता है कि व्हेनेवर अ गैस रिएक्ट दे डू सो इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। वो वॉल्यूम के टर्म्स में ऐसा रिएक्शन करते हैं कि अगर किसी का 1 लीटर है, A लीटर, अब जैसे कोई रिएक्शन है उसमें 1 लीटर लगना है, तो लीटर के टर्म्स में हम ले सकते हैं। तो पहला लॉ गे-लुसेक्स लॉ जो कि वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है और वॉल्यूम के बारे में कहता है कि वॉल्यूम के टर्म्स में हम ये कोफिशिएंट पर सीधा सीधा बात कह सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, एवोगाड्रोस लॉ, ये मॉलिक्यूल लॉ पर है। ठीक है, ये वॉल्यूम पर जो है तो ये सिर्फ गैस के लिए है, लेकिन बाकी के जो लॉज हैं, चाहे वो हमारे मॉलिक्यूल्स का लॉ हो, मास का लॉ हो या वॉल्यूम का मोल का लॉ हो, वो सारे जो हैं सबके लिए हैं। वो गैस के लिए पार्टिकुलरली नहीं है, या लिक्विड के लिए नहीं है, या सॉलिड के लिए नहीं है। लिक्विड, सॉलिड, गैस सबके लिए है। केवल गैस के लिए यही एक लॉ है, रेस्ट लॉज आर फॉर ऑल, सबके लिए है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बेस्ड पर क्या लॉ कहता है कि ए मॉलिक्यूल
of A will react with B molecule of B to give C molecule of C and D molecule of D। नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। इसका एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स वाला ये लॉ हमारा जनरली फॉलो नहीं होता, मतलब फॉलो नहीं, यूज इस पे नहीं है वैसा कुछ खास, इस पे क्वेश्चंस वगैरह वैसे नहीं आते हैं, बट आ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये लॉ मेरा होता है फॉलो, और ऑब्जेक्टिव में हमारा इसी तरह करके दे देता है और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो लिख सकता है वो गाड्रो लॉ इस तरह। लेकिन जनरली न्यूमेरिकल्स में ये नहीं है क्वेश्चंस। थर्ड, मोल्स पे। मोल्स पे हमारा क्या है, कोई लॉ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको जो है हम लोग सिंपल मोल लॉ बोल देते हैं। ये हम लोग यहां समझने के लिए मोल लॉ लिख रहे हैं, ऐसा कोई लॉ बुक में लिखा हुआ तुमको नहीं मिलेगा कि मोल लॉ क्या है, या क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं है, मोल लॉ नहीं होता। मोल लॉ इसलिए लिख दिए कि मोल्स पर फॉलो होने वाला यहाँ पे कौन सा रूल है, या मोल रूल लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। मोल रूल, मोल रूल क्या कहता है, वो भी ऐसे ऐसे सीधा सीधा काम करेगा, यानी इसका ए मोल, इसका बी मोल, इसका ए मोल इसके बी मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका सी मोल बना रहा है और इसका डी मोल बना रहा है। और ये काम, ये जो है स्टेप सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए फॉलो होगा, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए फॉलो होगा, लेकिन ये वाला जो रूल है वो सिर्फ गैस के लिए फॉलो करेंगे। जो फोर्थ है हमारा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, ये हमारा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी है। जो हमारा फोर्थ है, कौन सा बच गया, ये वॉल्यूम का बता ही दिए, मोल का बता दिए, मॉलिक्यूल्स का बता दिए, बचा हमारा मास पर। इसके अलावा हमारा कुछ दिया तो रहता नहीं है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इन सब का मास देगा, या तो वॉल्यूम देगा, या तो कितना मोल है ये देगा, या तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं ये देगा। यही चार चीज दे सकता है, पांचवा और क्या देगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वगैरह भी देता है, तो कॉन्सेंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम हो गया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स पे आ ही गया, तो वो चलेगा। तो फोर्थ हमारा जो है मास पर, मास रूल। मास रूल भी हमारा सबके लिए फॉलो होगा, लेकिन कैसे इसको यूज करना है ये समझना। इन सब में हम सीधा सीधा लिख सकते थे, जैसे ए लीटर लिख लिए, बी लीटर, सी लीटर, डी लीटर, सीधे सीधे लिख लेंगे। लेकिन मास रूल में हम सीधे सीधे ए ग्राम नहीं लिख सकते हैं। मास में हम सीधे सीधे इसका बी ग्राम नहीं लिख सकते, इसका सी ग्राम नहीं लिख सकते, इसका डी ग्राम नहीं लिख सकते, सीधा सीधा ये फॉलो नहीं होता। मास वाला रूल थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या से, तो यहाँ देखो मोल है ना, मोल को हम लोग क्या जाने मास के टर्म्स में, जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। तो A इंटू जीएमएम ऑफ A, A इंटू जीएमएम ऑफ A, इसका जो हमारा यहाँ रिएक्टेंट होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ। B इंटू जीएमएम ऑफ B, यहां A इंटू जीएमएम ऑफ A ग्राम, B इंटू जीएमएम ऑफ B ग्राम, तो यहां पर मेरा बनेगा C इंटू जीएमएम ऑफ C
ग्राम। तो यहां बनेगा D इंटू GMM ऑफ D ग्राम। मास रूल इस तरह फॉलो होगा, वॉल्यूम रूल सीधा सीधा, मॉलिक्यूल रूल सीधा सीधा, मोल रूल सीधा सीधा। लेकिन मास रूल जब फॉलो करना होगा तो हमें जो कॉफिशिएंट होगा उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, GMM से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल एक जो है इक्वेशन लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन गैस से, और हमारा रिएक्शन के बाद बनता है अमोनिया गैस। ये फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ही हम लोग रिएक्शन को समझेंगे और उसके बाद अपने रूल को फॉलो करेंगे कि हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा कौन सा नहीं होगा। पहला रूल हमारा था गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ हमारा क्या था, वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम पे हमारा जो लॉ है वो गैस के लिए। तो यहां पर मैंने जितना भी लिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तीनों गैस है, तो गैस के केस में गै-लुसाक्स लॉ फॉलो होगा। अगर यहां पर हम कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे KClO3, इसको हीट कर रहे हैं, KCl प्लस O2 बन रहे हैं, तो ये मेरा बैलेंस कर दिए। ये मेरा होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड, ये होता है गैस। तो इस केस में सिर्फ यहाँ के बारे में हम बता सकते हैं कि क्या वॉल्यूम होगा, यहाँ के बारे में हम नहीं बता सकते। गै-लुसाक्स लॉ सॉलिड स्टेट पर फॉलो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट पे फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, गै-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर मेरा कॉफिशिएंट 1 है, यहां पे कॉफिशिएंट 3 है, यहां पे कॉफिशिएंट 2 है। हमारा काम कॉफिशिएंट पर है, तो कॉफिशिएंट के बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम, शॉर्ट में VOL भी लिखते हैं, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। अब यहाँ वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया कि हमारा वॉल्यूम का मतलब यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन अगर हम लिए तो हमको 3 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, जिससे 2 लीटर अमोनिया बनेगा। तो अगर किसी कंपनी को 2 लीटर अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है तो उसको 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन लेना होगा। इसका पता किससे चला, तो गै-लुसाक्स लॉ से, जिसने कहा कि जब भी कोई गैस रिएक्ट करता है दे डू सो इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के टर्म्स में रिएक्शन करते हैं। तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर उसी कंपनी को 100 लीटर अगर बनाना हुआ अमोनिया, 100 लीटर अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन सब में 50 से, तो उसको नाइट्रोजन 50 लीटर लेना होगा, हाइड्रोजन 150 लीटर लेना होगा, तब जाकर उसका अमोनिया बनेगा 100 लीटर। तो ये इस लॉ से पता चला कि जब भी वो वॉल्यूम के टर्म्स में करते हैं तो वो कॉफिशिएंट को फॉलो करते हैं, कि वॉल्यूम के टर्म्स में वो कॉफिशिएंट फॉलो करेंगे एंड वो उसी रेशियो में रिएक्शन भी करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। जो सेकेंड लॉ है हमारा एवोगाड्रो लॉ, जिसमें हमारा बात मॉलिक्यूल्स का हुआ था, तो ये क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, उसको रिएक्ट किससे कराना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से वो
रिएक्शन करेगा और क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एवोगाड्रो लॉ के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। जो तीसरा हमारा रूल था, जो कि मोल रूल हम लोगों ने कहा, ये हम समझाने के लिए मोल रूल लिखे हैं। मोल रूल नाम का कोई टर्म नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना, या मास रूल नाम का कोई टर्म नहीं होता। हम यहाँ पर इस रिएक्शन को समझाने के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। तो मोल रूल हमारा कैसे आया, तो मोल रूल हमारा आया वो भी सीधा सीधा, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 mole of hydrogen to give 2 mole of NH3। मोल्स पे भी हमें सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में देखना है, बट जैसे ही हमारा मास आएगा, मास रूल, तो हमें सावधानी से काम करना है। हमारा जो है थोड़ा सा चेंज आएगा पैटर्न में। हम लोग 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम नहीं लिख सकते हैं। अब सोचो कि क्या हो 1 ग्राम अगर सीधे सीधे लिख दें, तो 1 ग्राम 3 ग्राम, 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम, तो रिएक्टेंट पार्ट 4 ग्राम, प्रोडक्ट पार्ट 2 ग्राम। ये तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं करेगा कभी, तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, तो इस कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। किसका, तो जीएमएम ऑफ नाइट्रोजन, जीएमएम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या आया, 1 इंटू नाइट्रोजन का जीएमएम 28 ग्राम, 3 इंटू जीएमएम ऑफ 3 इंटू जीएमएम ऑफ हाइड्रोजन, 3 इंटू 2 6 ग्राम। ऐसे यूज करेंगे मास के केस में। 2 जब होगा तो 2 के साथ हमें क्या लगाना है, जीएमएम ऑफ NH3। तो क्या आ गया, 2 इंटू नाइट्रोजन 14 और 3 17, 34 ग्राम। अब दोनों तरफ देखो तो जोड़कर 28 प्लस 6 34, तो रिएक्टेंट पार्ट 34 ग्राम, प्रोडक्ट पार्ट 34 ग्राम। सो देख सकते हो कि दोनों ही पार्ट बराबर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। इट मींस ये रूल हमको इसी तरह यूज करना है। ये रूल मेरा वेरीफाइड भी हो गया। तो हमें जब कभी भी मास के केस में यूज करना होगा, क्वेश्चन में अगर मास दिया हुआ है कि कहीं दिखा है कि 5.6 ग्राम नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितना बनेगा, तो हमको क्या करना है, बैलेंसिंग फैक्टर जो हमको मिला कोफिशिएंट, उसके साथ जीएमएम मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल, दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड रूल, ठीक है, विच वी फॉलो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अगर इफ आवर क्वेश्चन हैज वॉल्यूम CMQ, ml, liter, then we will follow this rule. If our question has molecules, we will follow this rule. If our question has moles, कि 0.1 मोल नाइट्रोजन है तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा, then we will follow this rule. कि 1 मोल पर 2 मोल बन रहा है तो 0.1 मोल पर कितना बनेगा, एकदम सिंपल तरीका। If our question has mass, कि 0.1 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो अमोनिया कितना बनेगा, then we will follow this rule. ओके, अगर हमारे पास मास है, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मास पहले निकालकर फिर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मास है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम में, फिर उसके बाद मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लोग पढ़े हैं वो लगा लेंगे। वो सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका, उससे हर तरह के क्वेश्चंस तुम्हारा बनेगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, कहीं गड़बड़ाएगा ही नहीं।
सो नोट इट डाउन। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें हम लोगों का था हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और बना रहा है वाटर। अब यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट होगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगा रूल फॉलो करना है कि नहीं करना है। यहाँ गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। क्वेश्चन में स्टीम दिया रहेगा तो गैस लिखना है, अगर क्वेश्चन में जो है वाटर बोल रहा है तो लिक्विड लिखना है। जब हमारा लिक्विड होगा तो गै-लुसैक्स लॉ को फॉलो नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसको बैलेंस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2। हमारा पहला जो लॉ है वो था गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम पर बात, कि इसका दो वॉल्यूम को VOL से भी यहाँ पर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वॉल्यूम का मतलब 2 लीटर, 2 CM3, 2 ml, ठीक है। तो 2 लीटर की जगह ये 2000 लीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये 2 का मल्टीपल आएगा, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 हिडन है। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ जब लिक्विड आ गया तो गै-लुसैक्स लॉ इस पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो लोग लिख देंगे कि अरे गै-लुसैक्स लॉ पे जो है हम लोग पढ़े हैं, 2 लिख देते हैं, 2 वॉल्यूम लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज गै-लुसैक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। जो गैसियस में नहीं है उस पर काम नहीं करेगा, जो गैसियस में है सिर्फ उसी पर काम करेगा। इस जो है लॉ के मदद से हम इसके बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं, इसके बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं, पर इसके बारे में ठीक ठीक वॉल्यूम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर 22.4 लीटर गैसियस स्टीम, यानी कि वो जब गैसियस स्टेट में रहेगा, जो स्टीम 22.4 लीटर होगा वो 1 मोल होगा। लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो वो 18 ml हो जाएगा। लिक्विड वाटर 1 मोल, 18 ml का मतलब हो गया 18 ग्राम। अब क्या 22 लीटर गैसियस स्टीम 1 मोल है और 18 ml लिक्विड वाटर 1 मोल है। तो अगर लिक्विड केस में हम लिख दें 22.4 लीटर लिक्विड वाटर, ये तो बहुत ज़्यादा मोल हो जाएगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कम जो है कंडेंस होने के बाद लिक्विड के वॉल्यूम में जब बदलता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और जब वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उनका वॉल्यूम घट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 22.4 गैसियस वाटर स्टीम और 18 ml, ये दोनों एक बराबर हो जाएगा। तो इससे सिंपल समझ सकते हो कि जब कभी भी फिजिकल स्टेट गैसियस नहीं होगा हम गै-लुसैक्स लॉ नहीं लगाएंगे, अगर गैसियस है तो गै-लुसैक्स लॉ लगाएंगे, और गै-लुसैक्स लॉ लगाएंगे तो हमारा ठीक ठीक डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये गलती करेंगे कि अरे गैसियस नहीं है फिर भी लगा दे रहे हैं, तो गड़बड़ तो हो गई। अब अगर कहा जाए कि किसी बंदे को जो है
ये सिम्टम्स आ रहा है और उसको ये दवा देना है, अब उस समय तुम जो है दूसरा दवा दोगे तो जाहिर सी बात है उस बंदे का तबीयत और ख़राब होगा। तो वैसे ही हाल है कि जब कह दिए कि यहाँ गैसियस नहीं है तो नियम नहीं लगाना है, सिंपल। तो तुम अगर लगा रहे हो इसका मतलब तुम गलती कर रहे हो, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेकेंड लॉ, इस गे-लुसाक्स लॉ को छोड़कर बाकी जितने लॉ हैं वो सारे फिजिकल स्टेट पर काम करेगा। एवोगाड्रो लॉ था, एवोगाड्रो लॉ हमारा मॉलिक्यूल्स पे था, तो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर अभी हम लिख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल of oxygen to give 2 molecules of water, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, बनाएगा 2 ही मॉलिक्यूल, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरा हम लोग पढ़े मोल रूल। एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये सिर्फ हम अपने समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी जो है किसी भी स्टैंडर्ड बुक में खोजोगे तुमको मोल रूल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि मोल रूल से ये समझ जाओ कि अच्छा मोल वाला बात भी लागू होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको मोल रूल लिख दे रहे हैं। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ H2O. These all are standard terms. And fourth one is mass. मास रूल, जिसमें हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जीएमएम। जीएमएम वाले रूल को कैसे लगाना है, यानी कि मास जब भी क्वेश्चन दे देगा मास बेस्ड तो क्या करना है, टर्म्स तो लिखेंगे 2 लेकिन लिखना क्या है, GMM ऑफ H2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुने 2, 1 इंटू GMM ऑफ O2, तो आ जाएगा 1 इंटू ऑक्सीजन, हमारा कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है 32 ग्राम। यहाँ पर हमारा 2 इंटू GMM ऑफ H2O, इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 18 आ जाएगा 36। तो मास रूल जब भी फॉलो करेंगे GMM के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। अगर हम GMM के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा, रूल हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये 4 रूल में से मेनली यूज तो तुम्हारा ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। ये वाला रूल है, बस जानना है। एक्चुअल में रिएक्शन इसी के लेवल पर होता है, ठीक है। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, जिसमें हम लोगों का क्या था, एसिटिलीन का कंबसन। एसिटिलीन का कंबसन C2H2, ये हमारा होता है गैस। इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि होता है गैस, और जलाने के बाद हमारा बनेगा CO2, जो कि होता है गैस। अब H2O हमारा लिक्विड हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर स्टीम लिखेंगे तो स्टीम के केस में वहाँ पर लिखना होगा गैस। अगर हमारा
वाटर लिखा है तो वहां लिखेंगे हम लोग लिक्विड। जब लिक्विड लिखेंगे तो हमारा गैलियो-6 लॉ फॉलो नहीं होगा। जब हम स्टीम लिखेंगे, गैस लिखेंगे, फॉलो होगा। बैलेंस करने के बाद ये हमारा अनबैलेंस हो गया, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, 4, 2। तो हमारा पहला जो लॉ है गैलियो-6 लॉ, उसको अगर इस पे लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे? तो ये कह रहा है कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन will react with 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। यहाँ पर लिक्विड लिखा हुआ है इसलिए कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम स्टीम वर्ड बोल देंगे, क्वेश्चन में स्टीम बोल देगा, तो हमको यहाँ क्या करना होगा? गैस लिखना होगा। और जैसे ही गैस लिखेंगे मेरा रूल फॉलो हो जाएगा। और रूल क्या बन जाएगा? 2 वॉल्यूम ऑफ H2। गेटिंग द पॉइंट? कि जब हमारा गैस लिखा होगा तो लॉ फॉलो होगा, गैस नहीं लिखा होगा लॉ फॉलो नहीं होगा। वाटर बोलेगा तो लिक्विड लिखना है एंड लॉ को फॉलो नहीं करना है। स्टीम बोलेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पर गैस लिखना है और रूल को फॉलो करना है। ये छोटा सा डिफरेंस जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को गलती कर देता है। तो क्वेश्चन में स्टीम लिखा है कि वाटर लिखा है, इस बात पे ध्यान देते हुए हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लिए हैं? तो गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम स्टीम वाला कॉन्सेप्ट लिए हैं। हमारा जो भी ये इक्वेशन लिखा हुआ है वो ऐसे क्वेश्चन का लिखा हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि एसिटिलीन ऑक्सीजन में जलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर लिक्विड लिख देंगे तो लिखेगा वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड, एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ है, गैलियो-6 लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है। तो लॉ के केस में हम लोग लॉ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन is reacting with 5 molecules of oxygen to give 4 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of H2O। मॉलिक्यूल्स के टर्म पे थोड़ा सा विजुअल एक्सप्लेनेशन देखो। 2 molecules ऑफ एसिटिलीन, तो लेट्स से दिस इज एसिटिलीन एंड इट हैज 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 हमारा ऐसा होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो लेट से ऐसा बना दिए। एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम ऐसे बना रहे हैं रेड वाले से, ठीक है। तो हमारा इधर CO2 यानी कि कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ये हमारा मॉलिक्यूलर विजुअल एक्सप्लेनेशन समझना।
इसका मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल C2H2 का, यानी इसके जैसा दो मॉलिक्यूल हमको बनाना है। इसके जैसा 5 बनाना है। इसके जैसा हमको 4 बनाना है। और इसके जैसा 2 बनाना है। अब टोटल अगर हम लोग देखें काउंटिंग, तो ये हो रहा है कि ये एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जो है कंबसन के दौरान ऑक्सीजन से जब कंबाइन कर रहा है तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल CO2 का बना रहा है और 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना रहा है। ये हो रहा है। तो इसका एवोगाड्रो लॉ पे जो है एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इसी पैटर्न पे रिएक्शन करते हैं, कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन होता है और मॉलिक्यूलर लेवल पे फॉर्मेशन होता है, एवोगाड्रो लॉ कहता है। और वो बिल्कुल सही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एटॉमिक लेवल पे होता है। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस करते हैं, एटम्स रीअरेंज करते हैं, तो एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। पूरे कंपाउंड लेवल पे एक साथ नहीं होता है। कभी भी हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। जो थर्ड है हमारा वो है मोल रूल। मोल रूल, मोल रूल क्या कह रहा है कि 2 moles of C2H2 will react with 5 moles of oxygen to give 4 moles of CO2, 2 moles of H2O। जो फोर्थ है हमारा मास, फोर्थ वाले में ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मास रूल है उसमें हमको GMM से मल्टीप्लाई करना है, बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम आराम से सीधा सीधा जितना कॉफिशिएंट दिख रहा है उतना ही समझना है, लेकिन मास वाले केस में हम उतना नहीं समझ सकते हैं। मास वाले केस में हमको क्या होएगा, 2 × GMM ऑफ C2H2, तो 2 × 26, 5 × GMM ऑफ O2, 160, 4 × GMM ऑफ CO2, 4 × 44, 2 × GMM ऑफ H2O, 2 × 18, 36 ग्राम। तो इस तरह ये फॉलो होगा।